हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, एंड दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों, अपने पिछले दो सेशंस में हमने कवर किए थे द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई, इन दोनों सिस्टम्स को स्टडी करने के बाद हमने दोनों के केस में जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस थी, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis रिस्पेक्टिवली स्टडी किया था, isn't it? आज का सेशन हम बिगिन करेंगे कि भाई ये जो दो गैमीट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस थी, जिन्हें हम जनरलाइज कर सकते हैं एज गैमेटोजेनेसिस, इनको आखिर डिफरेंट हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं। ओके, सो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस विल बी द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं द रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो मेल्स के केस में बिगिन करती है प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, राइट। तो जब एक मेल प्यूबर्टी अटेन करता है, तब उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में आपको हाइपोथैलेमस वाला पार्ट देखने को मिलता है। ये हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव हो जाता है टू रिलीज अ हार्मोन विच इज दी GnRH। अब ये जो GnRH है बच्चों, दिस GnRH स्टैंड्स फॉर gonadotropin releasing hormone। ठीक है, सो GnRH स्टैंड फॉर gonadotropin releasing hormone। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हुआ है, ये खुद गोनाडोट्रोफिन नहीं है। मतलब ये ऐसा हार्मोन नहीं है जो कि गोनाड्स पे उनको स्टिमुलेट करके उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करवाए, बल्कि ये अपने टारगेट ऑर्गन से रिलीज करवाता है किनको, गोनाडोट्रोफिन्स को। सो दैट इज व्हाई इट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो GnRH रिलीज हुआ बाय द हाइपोथैलेमस, ये जाके अपने टारगेट ऑर्गन दैट इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा। सो ये अपने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस टू गोनाडोट्रोफिन्स व्हिच आर द LH एंड द FSH। अब ये LH और FSH क्या है, इनके नाम भी लिख लीजिए। LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। और जो दूसरा हार्मोन आपको यहां देखने को मिल रहा है, दैट इज FSH। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो LH है, पहले हम इसका फंक्शन देखेंगे। देखो जैसा कि बताया आपको, ये दोनों क्या है, गोनाडोट्रोफिन्स हैं। गोनाडोट्रोफिन यानी कि जो कि गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करके उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। अब गोनाड्स क्या थे, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ऑब्वियसली गैमीट्स फॉर्म करेंगे, इजंट इट। तो बेसिकली ये गोनाड्स यानी कि मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं वो क्या थे, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। तो ये टेस्टिस पे एक्ट करने वाले हैं। तो ये जो दो गोनाडोट्रोफिन्स हैं, ये टेस्टिस के अंदर दो डिफरेंट टाइप के सेल्स पे एक्ट करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो जो आपका LH है, that is the luteinizing hormone will act on the Leydig cells of the testis। ठीक है, while जो FSH है वो एक्ट करता है on the Sertoli cells। सिमिलरली ये आपके जर्मिनल एपिथेलियम पे भी एक्ट करेगा। तो मैं यहां पर इसको ऐसे भी लिखा देता हूं दैट ये ऑल्सो एक्ट करता है ऑन दी जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो FSH के यहां पर आपको दो टारगेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सो वी विल ट्राई टू सी भाई कि ये LH कैसे अपनी एक्टिविटी शो करता है ऑन दी लीडिक सेल। उससे पहले आपको याद होने चाहिए इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में, दैट इज लीडिक सेल क्या है, सर्टोलाई सेल क्या है और जी जर्मिनल एपिथेलियल क्या है। तो देखिए यहां पर मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए एक TS ऑफ द टेस्टिस को ड्रॉ कर देता हूं। सो यहां पर हमको ये देखने को मिल रहे हैं दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जैसा कि आप जानते हो, दे आर लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स। आपको कुछ ऐसे सपोर्टिंग सेल्स देखने को मिलते हैं विच आर लार्ज एंड पिरामिड शेप्ड, इस तरीके से। और ये जो सेल्स हैं इन्हें हम क्या बुलाते थे, याद कीजिए, वी यूज्ड टू कॉल देम दी सर्टोलाई सेल्स, राइट। और जो दूसरे टाइप के सेल्स आपको लाइन करते हुए नजर आएंगे,
between these Sertoli cells would be जर्मिनाल एपिथेलियम, जिनके सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बुलाते थे, यानी कि द स्पर्म मदर सेल्स। तो ये क्या है हमारे जर्मिनाल एपिथेलियम। इज दैट ओके? ठीक है, तो देखो मैं यहां पर शॉर्टली इनको लेबल भी करता जा रहा हूं। दिस इज जर्मिनाल एपिथेलियम, फाइन। ये है हमारा सर्टोलाई सेल, ठीक है। और एक चीज और आपको याद होगी, ये क्या है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो इंटरस्टिशियम है, ये जो इंटरस्टिशियम जा रहा है ना, इसमें भी आपको यहां पर कुछ सेल्स देखने को मिलते थे जिन्हें हम लीडिक सेल्स बुलाते हैं। इन्हें हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल देम द लीडिक सेल्स, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बुलाते थे, ठीक है। तो ये लीडिक सेल्स का क्या फंक्शन था, याद कीजिए। लीडिक सेल्स का फंक्शन होता था टू प्रोड्यूस एंड्रोजेंस विच आर द मेल सेक्स हार्मोन्स। तो भाई जितने भी मेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें से जो प्रिंसिपल एंड्रोजन है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। तो बेसिकली लीडिक सेल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीशन। तो यहां पर क्या होने वाला है, जो LH आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया, वो जाके आपके लीडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो देखो जो LH है, it is going to stimulate the Leydig cells to produce what? To produce testosterone. अब टेस्टोस्टेरॉन के बारे में आप जानते हो, टेस्टोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। दैट मींस आप जानते हो मेल के केस में जब प्यूबर्टी ऑनवर्ड आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, दोज आर कंसीडर्ड एज दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसमें आप देखोगे फेशियल हेयर का डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, या फिर ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, राइट, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं, दोज आर ऑल अंडर द इफेक्ट ऑफ योर टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो इफेक्ट्स आपको देखने को मिले हैं, दे आर इंड्यूसिंग द मेल कैरेक्टर्स विद इन अ मेल बॉडी। तो बेसिकली इन इफेक्ट्स को हम एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स बुलाते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट होगा बाय द लीडिक सेल्स वुड बी causing androgenic effects on the male body, ठीक है। तो ये तो पहला फंक्शन हो गया टेस्टोस्टेरॉन का। टेस्टोस्टेरॉन किस हार्मोन के रेगुलेशन की वजह से रिलीज हुआ? वुड बी द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH, ठीक है, बिकॉज LH एक्ट करता है लीडिक सेल्स पे और वो प्रमोट करवाता है द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी रिगार्डिंग दी LH फंक्शनिंग, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी द फंक्शनिंग ऑफ FSH ऑल्सो। अब FSH जैसा कि नाम बता रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये एक्ट करने वाला है फर्स्टली ऑन द जर्मिनाल एपिथेलियम। तो देखो ये जर्मिनाल एपिथेलियम पे अगर एक्ट करेगा तो आपको पता है जर्मिनाल एपिथेलियम के जो सेल्स है, यहां पर कौन एक्ट कर रहा है? देखो FSH। जर्मिनाल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं यानी कि द स्पर्मेटोगोनिया और द स्पर्म मदर सेल्स, दे हैव द कैपेसिटी टू अंडरगो मियोसिस। तो इसका मतलब क्या होगा? FSH is going to help in the process of spermatogenesis, मतलब ये स्टिमुलेट करेगा आपके जर्मिनाल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं उनको टू अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म्स मोर एंड मोर स्पर्म्स। तो यानी कि बेसिकली जो आपको डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलती है ना, जो फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म, वो स्टिमुलेट करवाता है, हेंस इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहां पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करवाएगा इन दिस केस। तो लेट मी राइट दैट डाउन कि यहां पर आप कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ दी फॉलिकल्स, या फिर आप कह सकते हो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। सो इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसके दूसरे इफेक्ट की। तो FSH जैसा कि मैंने बताया था ये आपके जर्मिनाल एपिथेलियम पे तो एक्ट करता ही करता है, साथ ही ऑल्सो एक्ट करेगा ऑन दी सर्टोलाई सेल्स। तो ये देखो सर्टोलाई सेल्स पे भी एक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको FSH का रोल देखने को मिलता है। अब ये FSH इस पर्टिकुलर सेल्स यानी कि सर्टोलाई सेल्स पे क्या इफेक्ट डालने वाला है? FSH जो है वो आपके सर्टोलाई सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस सम नरिशिंग फैक्टर्स। क्या करवाता है ये? उनसे नरिशिंग फैक्टर्स रिलीज करवाता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो देखो ये क्या करने वाला है, दिस FSH इज गोइंग टू स्टिमुलेट योर सर्टोलाई सेल्स टू प्रोड्यूस nourishing factors to promote spermiogenesis.
अब ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, किसको याद है, याद कीजिए। स्पर्मियोजेनेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एंटायर स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, बट स्पर्मियोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस याद कीजिए, जो लास्ट स्टेप होता था ना, जहां पर स्पर्मेटिड्स जो होते थे, जो इमेच्योर फॉर्म में है, वो मेच्योर हो जाते थे, डिफरेंशिएट कर जाते थे टू फॉर्म दी मेच्योर स्पर्म्स और दी स्पर्मेटोजोआ। तो बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कैरिड आउट बाय दीज नरिशिंग फैक्टर्स, जो कि आपके सर्टोलाई सेल्स रिलीज करते हैं। और ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो उसको किस के इफेक्ट में रिलीज करने वाले हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ द एफएसएच। तो बेसिकली अगर मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, है ना। भले ही स्पर्मियोजेनेसिस करवा रहे हैं, बट ऑब्वियसली जब मैच्योर स्पर्म हो जाएगा फॉर्म, तो इसका मतलब वो स्पर्मेटोजेनेसिस तो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस को भी प्रमोट करेंगे बाय ट्रिगरिंग और प्रमोटिंग द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स। फाइन, ओके। सो सर्टोलाई सेल्स का एक सिक्रीशन ये हो गया। ये सर्टोलाई सेल्स एक और पर्टिकुलर सिक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इनहिबिन। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है ना, तो ये इनहिबिन नाम का ये पर्टिकुलर प्रोटीन रिलीज करते हैं। अब ये जो प्रोटीन है बच्चों, इनहिबिन, इसका नाम बता रहा है ये इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा। तो ये क्या करेगा, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई है, तो ये इनहिबिन एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, एक नेगेटिव सिग्नल भेजेगा टू द एंटीरियर पिट्यूटरी और कहेगा टू स्टॉप रिलीजिंग एफएसएच। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करने वाला है, दिस इज गोइंग टू सेंड अ नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। फाइन, ओके। वाइल अगर हमने देखा था यहीं पर आप देख रहे हो बच्चों, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन का एक और फंक्शन था। ये टेस्टोस्टेरोन ना अगेन आपकी सर्टोलाई सेल्स को, देखो ये टेस्टोस्टेरोन जो कि लीरिक सेल्स ने प्रोड्यूस किया था, और ये जाके एक्ट करेगा सर्टोलाई सेल्स पे भी, और ये अगेन यही नरिशिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो देखो ये चीज यहां पर, ये जो लीरिक सेल्स हैं इनसे प्रोड्यूस होने वाला टेस्टोस्टेरोन अपने नेबरिंग जो सर्टोलाई सेल्स हैं उन पर एक्ट करेगा और उनको प्रमोट करवाएगा टू प्रोड्यूस अगेन दी सेम नरिशिंग फैक्टर्स, क्योंकि आपको पता है नरिशिंग फैक्टर्स आपके सर्टोलाई सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो जो नरिशिंग फैक्टर्स हैं वो एफएसएच के कंट्रोल में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट में भी। तो बेसिकली एफएसएच और जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है बाय द लीरिक सेल, दोनों अपना एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट डालते हैं, एक कंबाइंड इफेक्ट डालते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज नरिशिंग फैक्टर्स, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, जो कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ऐसा इफेक्ट जहां पर एक सेल से निकलने वाला जो सिक्रीशन है वो अपने नेबरिंग सेल पे अपना इफेक्ट डाल दे, इस इफेक्ट को हम कहते हैं पैराक्राइन इफेक्ट। तो बेसिकली देखो लीरिक सेल से निकलने वाला जो सिक्रीशन है विच इज टेस्टोस्टेरोन, वो जाके अपने नेबरिंग सेल सर्टोलाई सेल पे अपना इफेक्ट डाल रहा है। इसका मतलब ये जो इफेक्ट देखने को मिला, दिस इज द पैराक्राइन इफेक्ट। फाइन, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ओके। एंड टेस्टोस्टेरोन जो है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, अब जो टेस्टोस्टेरोन है अगर इसका लेवल ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव फीडबैक भी भेजता है। तो इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को टू स्टॉप रिलीजिंग द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो बेसिकली ये भी एक नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, और साथ ही साथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपके हाइपोथैलेमस को भी एक नेगेटिव सिग्नल भेजेगा टू स्टॉप रिलीजिंग जीएनआरएच, ताकि ये सारा का सारा मैकेनिज्म आगे बढ़ ही ना पाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आई होप स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई रिगार्डिंग इट्स हार्मोनल कंट्रोल आपको समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट दी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। तो बच्चों जब आप oogenesis का हार्मोनल कंट्रोल देखोगे ना, तो आप देखोगे जो इनिशियल स्टेप्स हैं दे आर जस्ट एज दी स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब वहां पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो देखो जैसे कि आप जानते हो एक फीमेल जब अटेन करती है प्यूबर्टी, तो उसका हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है टू प्रोड्यूस दी जीएनआरएच, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है अपने टारगेट ऑर्गन पे, विच इज गोइंग टू बी द एंटीरियर पिट्यूटरी, और
उसको स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस दी टू गोनाडोट्रोफिन विच इज दी LH एंड दी FSH। सो LH जो है जैसे कि आप जानते हो विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दिस इज FSH विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये गोनाडोट्रोफिन हैं, दैट मींस ये गोनाड्स यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पे एक्ट करके उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं इन केस ऑफ फीमेल्स वो क्या थे? A pair of ovaries ना, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ओवरी पे एक्ट करने वाले हैं। अब इनके टारगेट सेल्स जो है ओवरी के अंदर दे कुड बी डिफरेंट। तो देखो यहां पर सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं ऑफ द LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैं पहले ही मेंशन कर दूं यहां पर, दैट इट ब्रिंग्स अबाउट ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन कॉज करवाता है। और देखो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इट कॉजेज ओव्यूलेशन। आई होप ओव्यूलेशन क्या होता है वो आपको पता होगा। देखिए ओव्यूलेशन इज बेसिकली द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल से अगर हमको इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाना है उसके लिए दिस LH इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ओव्यूलेशन को LH स्टिमुलेट करवाता है। अब देखिए आपको एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में ना कुछ इस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। याद कीजिए मैंने आपको बोला था ये अगर आपका सेकेंडरी oocyte है ये सराउंडेड है बाय सम ग्रैन्युलोसा सेल्स, इजंट इट? ये कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिल रही है विच इज द एंट्रम, जिसके अंदर आपको लिकर फॉलिकुलाई नाम का फ्लूइड देखने को मिलता है जो कि एक नरिशिंग फ्लूइड है। एंड यू विल इवन गेट टू सी कि आपको सराउंड करते हुए ये कुछ फ्लैटेंड सेल्स देखने को मिल रहे हैं। These flattened cells are the theca cells। याद है आप सभी को? तो ये थे हमारे थीका सेल्स जो कि ओवरी का जो स्ट्रोमा है वो ऐड करता है टू द डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये जो थीका सेल्स है ना इन पे ये जाके एक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इनका टारगेट ऑर्गन यहां पर या टारगेट स्ट्रक्चर जो होगा वो एक थीका सेल होगा। देखिए ओव्यूलेशन के बाद आपको पता है जब ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा तो जो रिमेनिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं और ये जो थीका सेल्स हैं वो क्या फॉर्म कर लेते थे? एक येलो बॉडी विच इज कॉल्ड दी कॉर्पस ल्यूटियम, राइट? तो बेसिकली ये कॉर्पस ल्यूटियम में प्रेजेंट थीका सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस दी प्रोजेस्टेंस। प्रोजेस्टेंस बोले तो यहां पर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना, जो केमिकल रिलीज होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोजेस्टिन, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल जो आपको देखने को मिलता है डोमिनेटिंग इन केस ऑफ फीमेल्स वुड बी प्रोजेस्टेरॉन, राइट? तो प्रोजेस्टेंस को ये रिलीज करवाता है, फाइन। एंड थीका सेल से ये इवन रिलीज करवाता है कुछ एंड्रोजेंस को, मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स। तो आप बोलोगे फीमेल की बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली मेल जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट द लेवल ऑफ एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेंस आर सो हाई दैट इसका इफेक्ट यहां पर सप्रेस हो जाता है, isn't it? तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो एंड्रोजेंस हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, बट जब तक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में रहती है यानी कि मेनोपॉज से पहले तक का पीरियड, तो आप देखो कि ये जो एंड्रोजेंस हैं इनका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है बिकॉज ये एंड्रोजेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी एस्ट्रोजेंस। ठीक है, वील सी वो बाद में सारी चीजें, बट एज मेनोपॉज अकर्स तो व्हाट हैपेंस इज एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है जिस वजह से एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ जाता है। तो कई बारी मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में कुछ मेल सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, कुछ फेशियल हेयर के फॉर्म में या फिर रिमूवल या फिर बेसिकली हेयर फॉल के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो आफ्टर मेनोपॉज देखने को मिलती हैं। सो एंड्रोजेंस जो हैं वो यहां पर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल। ठीक है, ओके। सो ये दो टाइप के सिक्रीशंस प्रोड्यूस किए, वन इज प्रोजेस्टेंस, ओके, एंड द अदर इज एंड्रोजेंस। एंड प्रोजेस्टेंस में निकलने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन है जैसे आप जानते हो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना? तो ये जो यूट्राइन वॉल है वो उसको मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो प्रोजेस्टिन एक्ट करता है डेफिनेटली ऑन द टारगेट टिश्यू दैट इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग और उसको सस्टेन करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इवन वी विल सी कि यहां पर जो FSH है उसका क्या रोल है। जो FSH रिलीज होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी वो डेफिनेटली फर्स्टली एक्ट करने वाला है ऑन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ योर ओवरी। ओके, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम पे एक्ट करने वाला है और ये क्या करवाने वाला है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। याद है प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी एंड टर्शरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। तो इसीलिए ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फाइन, इतनी बात क्लियर है। सेकेंडली ये एक्ट करेगा उन्हीं
फॉलिकल्स के ग्रैन्युलोसा सेल्स पे। तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स पे भी एक्ट करता है, और ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन यानी कि एफएसएच के इफेक्ट में प्रोड्यूस करते हैं अ फ्लूइड जिसके अंदर आपको एस्ट्रोजन देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आप जानते हो एस्ट्रोजन इज गोइंग टू एक्ट, ओके, और एस्ट्रोजन जो है वो रिपेयर करने में हेल्प करता है यूट्राइन वॉल को, ठीक है, तो वो उसका टारगेट टिश्यू है। एंड सिमिलरली आप देखोगे यही जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो भी रिलीज करते हैं इनहिबिन हार्मोन को, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि इनहिबिट करने वाला है द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच, जस्ट जैसा कि हमने देखा था इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पर आप देखोगे ये जो इनहिबिन है ये जाके आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको एक नेगेटिव सिग्नल भेजेगा टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, ठीक है। सो इस तरीके से ये भी एक्ट करने वाला है। और जैसे कि आपको पता है एस्ट्रोजन का लेवल जो है अगर बॉडी में ज्यादा होने लगेगा तो ये अगेन एक नेगेटिव सिग्नल भेजेगा अगेन टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज टू द हाइपोथैलेमस फॉर स्टॉपिंग द सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच, ताकि यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल अब ज्यादा ना बढ़ पाए, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक भी भेजता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis. So I hope आपको basic outline of the hormonal control of both spermatogenesis and oogenesis, or rather we can say gametogenesis clear हुआ होगा। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें बच्चों, आई नो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू बच्चों ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ ही साथ ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। सो वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस टॉपिक एज मच एज वी कैन सो दैट आपको एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको स्किप ना कर पाए, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे वर्क करती है। उससे पहले वील ट्राई टू हैव सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले तो इस टर्म को समझिए। मेंस्ट्रुअल वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड मेंसेम व्हिच मींस अ मंथ। तो भाई ऐसा नाम इसको क्यों दिया गया? बिकॉज जो ड्यूरेशन है इस साइकिल की दैट लास्ट फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने तक ये साइकिल चलती है। अब आइडियली अगर बात की जाए तो ये 28 डेज की होती है, बट इट इज हाईली वेरिएबल इन केस ऑफ डिफरेंट फीमेल्स। ये आपको 24 से 35 डेज तक की देखने को मिल सकती है, बट आइडियली जो एवरेज टाइम माना जाता है दैट इज 28 डेज, ठीक है। तो लगभग जो कि एक महीने के बराबर ही है, हेंस द वर्ड मेंसेम is going to denote the word menstrual, ठीक है। तो menstrual word जो है वो कैसे आया वो आपको समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं इस साइकिल की अकरेंस की, ये अकर कहां करती है। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर साइकिल है ये आपको अकर करती हुई नजर आएगी प्रोमिनेंटली इन केस ऑफ ऑल द फीमेल प्राइमेट्स। तो आपको पता है क्लास मैमेलिया का एक ऑर्डर होता है विच इज प्राइमेटा, जिसके सारे फीमेल्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर करती हुई नजर आती है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेल। अब प्राइमेटा में कौन कौन से आपको मैमल्स देखने को मिलते हैं? सो प्राइमेटा में आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की जो फीमेल्स हैं उनमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर करती हुई नजर आती है, ठीक है, ओके। देन अगर हम बात करें भाई कि आखिर ये साइकिल में होता क्या है, बिकॉज सिंस इट इज अ साइकिल, आप जानते हो यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर आप देखोगे जो स्टार्टिंग इवेंट है वो वहीं पर जाके एंड करने वाला है। तो इसका मतलब यहां पर आप देखोगे रिपीटेशन ऑफ इवेंट्स देखने को मिलता है, हेंस इट इज साइक्लिकल। तो बेसिकली यहां पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि साइक्लिकल होंगे, और ये साइक्लिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एक फीमेल की ओवरी में और साथ ही साथ उसकी यूट्राइन लाइनिंग में जो कि है उसकी एंडोमेट्रियल लेयर। तो बेसिकली यहां पर साइक्लिकल सीरीज ऑफ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन द ओवरी एंड द एंडोमेट्रियम ऑफ अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। तो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के केस में आपको ये पर्टिकुलर फिनोमेना देखने को मिलेगी, जहां पर आपको साइक्लिकल चेंजेस ओवरी में देखने को मिलते हैं और एंडोमेट्रियम में देखने को मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब एक पॉइंट और देखिए, ये जो पर्टिकुलर साइकिल है इसका एम क्या है? बेसिकली ये साइकिल जो है प्रिपेयर करती है यूट्रस को टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए ये साइकिल हर मंथ यूट्रस को प्रिपेयर करती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन एजेंडा? दैट इज टू प्रिपेयर द यूट्राइन लाइनिंग फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग ओवर हियर, ठीक है। तो हर महीने ये प्रिपेयर करती है फॉर द प्रेगनेंसी, ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये जो एंटायर साइकिल है ना ये अकर करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स। तो अलग अलग हॉर्मोन्स का यहाँ पर रोल होगा
to influence the cycle. So it occurs under the influence of hormones, जिनका की रोल हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे when we will be studying the different phases of the menstrual cycle. फाइन, ओके। बात करते हैं साइकिल के सिग्निफिकेंस की बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो सबसे पहला काम तो चलो यहां पर देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला है इट इज टू एंश्योर द रिलीज ऑफ सिंगल ओवम ईच मंथ। तो जो साइक्लिकल चेंजेस ओवरी में हो रहे हैं ना, वो क्या इंश्योर करता है ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखो आपको पता है फीमेल की जो ओवरी है उसमें आपको बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलपिंग स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सिंस ह्यूमन की बॉडी इस तरीके से डिजाइन है सच दैट इट कैन प्रॉपरली डेवलप ओनली वन फीटस एट अ टाइम, इसीलिए इट इज मेड एंश्योर्ड दैट एक बार में एक ही ओवम रिलीज हो फ्रॉम द मंथ, और अगर वो फर्टिलाइज होता है तो वो एक सिंगल फीटस में ही डेवलप हो। तो रिमेंबर, ये इंश्योर करता है कि हर महीने एक ओवरी से एक ही जो ओवम है वो रिलीज हो, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है सो वो जाके एम्ब्रायो और फीटस में डेवलप हो तो एक सिंगल फीटस ही डेवलप करे इनसाइड द वूम्ब ऑफ अ वुमन। तो इट इंश्योर्स द रिलीज ऑफ सिंगल ओवम, ठीक है। सेकेंडली, इट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम इन एडवांस फॉर इम्प्लांटेशन। तो जैसा आपने देखा ना, मैंने आपको बोला यहाँ पर आपके यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम, उसको ये थिकन करता जाता है ताकि आगे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है ऑफ द रिलीज्ड ओवम तो क्या होगा, वो फर्टिलाइज्ड एग जाके अपॉन सेवरल क्लीवेज करने के बाद और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करने के बाद जाके इम्प्लांट हो जाए एंडोमेट्रियल लेयर में, और यहीं पर आप जानते हो डेवलपमेंट होता है ऑफ द फीटस। सो आई होप द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी क्लियर। तो बच्चों, बिफोर बिगिनिंग विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल, हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स को भी समझना है। सबसे पहला वर्ड आता है दैट इज मेनार्क। सो मेनार्क क्या है बच्चों? मेनार्क इज बेसिकली द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट अकर्स ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। तो फीमेल्स के केस में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन करती है, जहां पर आप देखोगे पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इन केस ऑफ द फीमेल्स बॉडी वुड बी बिगिनिंग द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव लाइफ, एंड दिस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज रिफर्ड टू एज द मेनार्क, ठीक है, ओके। एंड ये अकर करता है डेफिनेटली जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, जो कि 11 to 13 ईयर्स की एज के बीच में हो सकता है। तो यहां पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है विच इज कॉल्ड द मेनार्क। आई होप मेनार्क के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर है। नाउ वील टॉक अबाउट मेनोपॉज। मेनोपॉज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो बेसिकली मेनोपॉज, देखो यहाँ पर जो साइक्लिकल इवेंट्स है ना फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में, वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलते हैं, वो एक सर्टेन एज पे जाके स्टॉप कर जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है इन दी लाइफ साइकिल ऑफ द फीमेल, जब उनके केस में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है या मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है वो स्टॉप कर जाती है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या है? इट इज अ परमानेंट सेसेशन और स्टॉपेज, आप कुछ भी कह सकते हो, परमानेंट सेसेशन या स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ अ फीमेल। तो फीमेल्स के केस में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाती है, एंड दैट स्टेज इन द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। फाइन, ओके। अब ये जो मेनोपॉज है ये अकर क्यों करता है? तो देखो बच्चों, ये अकर करता है बिकॉज जैसे जैसे एक फीमेल की एज ग्रो करती है, तो जो एजिंग ओवरीज होती है ना, उनकी एबिलिटी कम हो जाती है टू रिस्पॉन्ड टू द पिट्यूटरी हार्मोन्स। आगे आप देखोगे जो एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस है वो पिट्यूटरी हार्मोन्स के इफेक्ट में यहां पर अकर करेगी। बट व्हाट हैपेंस इज जैसे जैसे एक फीमेल की बॉडी ग्रो करती है, उनकी ओवरीज जो है वो एज करने लगती हैं, तो उनकी एबिलिटी टू बेसिकली रिस्पॉन्ड टू द पिट्यूटरी हार्मोन्स वो भी डिक्लाइन कर जाती है, एंड हेंस मेनोपॉज अकर्स, ठीक है। तो बेसिकली द कॉज इज रिलेटेड टू द डिक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ द एजिंग ओवरीज टू रिस्पॉन्ड टू द पिट्यूटरी हार्मोन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइन। अब ये अकर करती है फीमेल के लाइफ में लगभग एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। तो बेसिकली स्टार्ट हुआ पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो एट द मेनार्क, ठीक है। तो मेनार्क जो है वो बेसिकली प्यूबर्टी के ऑनसेट को यहां पर एक तरह से मार्क कर देता है इन दी लाइफ ऑफ अ फीमेल, और मेनोपॉज जो है वो उसके स्टॉपेज को डिटरमिन करता है। तो बेसिकली मेनार्क पे स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज पे एंड किया, तो इसका बीच का जो पीरियड है दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल क्या है? द ड्यूरेशन बिटवीन द मेनार्क एंड द मेनोपॉज, इट रिप्रेजेंट्स द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल। जब एक फीमेल रिसेप्टिव होती है टू द स्पर्म्स और फॉर्मेशन ऑफ फीटस में, वो कैरी आउट करवा सकती है फॉर्मेशन ऑफ फीटस को, ओके ओके। एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ आप देखोगे एक फीमेल जो है वो केवल 400 से 500 एग ही प्रोड्यूस करती है। सो वील ट्राई टू फिगर इट आउट, भाई ये नंबर कैसे आया? तो देखो, मान के चलते हैं कि मेनार्क एक वुमन में स्टार्ट हुआ था, लेट्स सपोज एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है। सो 12 ईयर्स पे आप देखोगे अगर उसका मेनार्क स्टार्ट हुआ है
एंड फॉर अवर कन्वीनियंस वील से कि लेट्स से 52 ईयर्स पे उसका मेनोपॉज हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द एज एट विच मेनोपॉज हैज अकर्ड, फाइन। तो यहां पर बीच का जितना भी ड्यूरेशन है लगभग कितने साल का, 40 ईयर्स का। 52 माइनस 12 वुड बी 40 ना। तो जो 40 ईयर्स का टाइम पीरियड है वो उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है, ठीक है। अब इन 40 ईयर्स में आपको पता है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये महीने में एक बार होती है, ठीक है। तो अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, दैट मींस ये साइकिल 12 बार रफली व्हील से, हाँ, तो ये 12 टाइम्स आकर करेगी। तो इसका मतलब यहां पर हर साल 12 एग्स वुड बी रिलीज्ड, इजंट इट। तो अगर बात करें हम 40 ईयर्स की तो 12 इंटू 40 कर दिया जाए तो लगभग 40 ईयर्स में कितने एग्स प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियसली 480, है ना। तो 12 इंटू 4 इज 48, राइट। तो 480 एग्स जो है वो लगभग एक रिप्रोडक्टिव लाइफ में फीमेल प्रोड्यूस करती है, विच इज नियरली इन दिस रेंज 400 टू 500 के केस में, ठीक है। सो दिस पीरियड इज गोइंग टू बी हाईली वेरिएबल, फाइन, बट द नंबर ऑफ एग्स इज गोइंग टू बी लगभग 400 टू 500। सो इतना आपको क्लियर हो गया, इतनी बात, ठीक है। अब देखो आगे एक पॉइंट को हम समझते हैं। जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है फीमेल की, उसमें ना वो आपको ऐसी कांस्टेंट नजर नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बोला आपकी मेनार्क जो है वो ऑनसेट है, मेनोपॉज जो है वो स्टॉपेज है, बट बीच का जो पीरियड है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ये थ्रू आउट द पीरियड जो है वो सेम नहीं है, इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो चेंजेस जो होंगे वो आपको मंथली देखने को मिलेंगे इन अ रिदमिकल मैनर, और वो जो रिदमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स। तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक वुमन की बॉडी के अंदर आप देखोगे मंथली रिदमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं फीमेल हार्मोन्स के लेवल्स में, और वो जो चेंजेस होते हैं फीमेल के हार्मोन लेवल्स में वो आपको यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करवाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। एंड दीज चेंजेस, जैसा कि मैंने बोला, दे कॉरेस्पॉन्ड टू सर्टेन चेंजेस इन द ओवरी एज वेल एज इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ना इन द फीमेल सेक्स हार्मोन्स या फीमेल हार्मोन्स ऑफ द फीमेल बॉडी, वो कॉज करवाते हैं चेंजेस इनसाइड द ओवरी एंड ऑल्सो इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो अब हम फाइनली डील करने वाले हैं द एंटायर फेजेस जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइड होती है इन अ मंथ। तो चलिए बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली आपको 4 देखने को मिलते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है जो कि मंथली आकर करती है डेफिनेटली। तो जो पहला फेज है दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज, देन वी हैव इज द फॉलिकुलर और द प्रोलिफरेटिव फेज, ओके। तो फॉलिकुलर फेज जो है वो बेसिकली बताता है द चेंजेस इन द ओवरी, व्हाइल जो प्रोलिफरेटिव फेज है इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस इन द यूट्रस, ठीक है। और देन वी हैव इज द ओव्यूलेटरी फेज जहां पर ओव्यूलेशन अकर करता है, एंड लास्टली वी हैव इज द ल्यूटियल और द सिक्रीटरी फेज। तो बेसिकली ल्यूटियल जो कंडीशन है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है विद द चेंजेस इन द ओवरी, एंड सिक्रीटरी फेज इज अ टर्म गिवन टू द चेंजेस इन द यूट्रस, इसलिए इनको अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। तो आगे हम इनको स्टडी भी करेंगे कि इनका नाम का क्या मतलब है, बट बिफोर दैट यहाँ पर हम एक आइडियल कंडीशन को मेंशन कर लेते हैं कि भाई हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट्स सपोज 28 डेज की है। सो 28 डेज की जो आइडियल कंडीशन है उसको हमने यहाँ पर अपना बेस बनाया हुआ है, ठीक है। सो 28 डेज की अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप देखोगे जो मेंस्ट्रुअल फेज है, द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वुड लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज। तो आप कह सकते हो लगभग 1st to 5th डे तक मेंस्ट्रुअल फेज आकर करेगा, ठीक है, ओके। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट फेज की विच इज गोइंग टू बी द फॉलिकुलर और द प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि लास्ट करेगा फॉर फ्रॉम द 6th डे, यानी कि 5th डे के बाद 6th to 13th डे, ठीक है, तक ये चलेगा। देन अगर हम बात करें ओव्यूलेटरी फेज की, सो ओव्यूलेटरी फेज एक ही दिन का होता है एंड इट अकर्स ऑन द 14th डे। अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डेविएशन, हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं ऑफ द 28 डेज। एंड देन यहां पर हमारे पास जो लास्ट फेज है विच इज द ल्यूटियल और द सिक्रीटरी फेज, ये इसका जो ड्यूरेशन है ना इट इज क्वाइट कांस्टेंट, ये लगभग 2 वीक्स तक का होता है, 14 डेज का, और ये बिगिन करता है फ्रॉम द 15th डे until the 28th डे, ठीक है। सो इस तरीके से जो ड्यूरेशन है ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वुड वेरी। सो आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की इन डिफरेंट फेजेस को स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल विद द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, राइट, इन डिटेल।
तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों डिटेल्स में हम बिगिन करें उससे पहले थोड़ी सी चीजें रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं बोथ इन दी ओवरी ऑल्सो एंड इन दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो आपको ओवरी और एंडोमेट्रियम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई थी, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें आपको मंथली रिदमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स। और बेसिकली वो फीमेल हार्मोन्स की बात कर रहे हैं हम। तो जो फीमेल हार्मोन्स का जो लेवल में चेंज देखने को मिलता है इन अ रिदमिकल मैनर थ्रू आउट द मंथ ऑफ अ फीमेल्स लाइफ, तो वो बेसिकली एक तरह से कोरिलेट करते हैं विद द चेंजेस जो कि आपको ओवरी और एंडोमेट्रियल लाइनिंग में देखने को मिलते हैं। दैट मींस जो भी चेंजेस आपको ओवरी और एंडोमेट्रियल लाइनिंग में देखने को मिलेंगे ना, दे आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू द चेंज इन द लेवल ऑफ दीज फीमेल हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफरेंट फेजेस को एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए यहां पर आपको एक चार्ट दिखाया जा रहा है, जहां पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है नीचे वाले बार में, सबसे लोअर मोस्ट बार में आपको दिखाया जा रहा है द चेंजेस इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप सारे चेंजेस देखोगे एंडोमेट्रियम में क्या हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है एंडोमेट्रियम के साथ साथ यहां पर चेंजेस आपके ओवरी में भी आकर करते हैं। तो ये जो यहां पर थर्ड बार है फ्रॉम द बॉटम, ये बता रहा है द चेंजेस इन दी ओवरी। तो यहां पर आप देखोगे चेंजेस विद इन ओवरी। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। ओके, अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं जैसा कि मैंने बोला आपको, ये आपको देखने को मिलेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स। तो यहां पर दो स्ट्रक्चर्स आपको अपने हॉर्मोन्स रिलीज करते हुए नजर आएंगे और वो हॉर्मोन्स यहां पर इफेक्ट डालते हैं ऑन दी चेंजेस इन दी ओवरी एंड दी एंडोमेट्रियम, जिसमें फर्स्टली हमको देखने को मिलेंगे दी हॉर्मोन्स ऑफ दी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहां पर हम फर्स्ट बार में देखेंगे दी हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एंड यहां पर इस पर्टिकुलर बार में दिस सेकेंड बार फ्रॉम द बॉटम, ये हमें बता रहा है द चेंजेस इन द ओवेरियन हॉर्मोन्स। तो यहां पर आपको ओवेरियन हॉर्मोन्स which are nothing but the estrogen and the progesterone में चेंजेस को दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है बच्चों, जब भी आपको यहां चेंज यूट्राइन लाइनिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यूट्राइन लाइनिंग में हो रहा चेंज हमेशा ट्रिगर करेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, तो बेसिकली जो चेंज यहां यूट्राइन लाइनिंग में होगा वो ट्रिगर करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके हॉर्मोन्स फर्दर रिलीज होंगे ओके अपॉन बीइंग स्टिमुलेटेड। तो जब ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, वो हॉर्मोन्स जाके आपके ओवरी के अंदर चेंजेस लाएंगे। ओवरी में हो रहे चेंजेस जो है आप देखोगे, जब ओवरी में डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, तो अगेन डिफरेंट फॉलिकल्स से आपको हॉर्मोन्स अगेन सिक्रेटेड नजर आएंगे। तो आप देखोगे यहां पर आपको ओवेरियन हॉर्मोन्स का सिक्रीशन देखने को मिलेगा और इन ओवेरियन हॉर्मोन्स के चलते आपको एंडोमेट्रियम में लाइनिंग में चेंज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जितने भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो क्या होने वाला है, जो भी चेंज यहाँ एंडोमेट्रियल लाइनिंग में होगा वो ट्रिगर करेगा चेंजेस इन दी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स जो है वो ट्रिगर करेगा चेंजेस इन दी ओवरी, और ओवरी में हो रहे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल जो है वो प्रमोट करेगा सिक्रीशन ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स, जो कि रेगुलेट करेगा द चेंजेस इन दी यूट्राइन लाइनिंग। तो ये एंटायर फिनोमेना ना बार बार आपको डिफरेंट फेजेस में देखने को मिलेगा। प्लस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आपको ये टाइमलाइन दिखा रखी है फ्रॉम 0 to 28 डेज। ठीक है, जहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट फेजेस, जहां पर आपको मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज देखने को मिल रहा है, और ये 14th डे वाला ओव्यूलेटरी फेज है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन करती है विद द मेंस्ट्रुअल फेज एज आई टोल्ड यू। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज है, जैसे कि आपको पता है, ये बिगिन करता है फ्रॉम द फर्स्ट डे और ये 3 to 5 डेज तक लास्ट करता है। तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 5 डेज की मान रखी है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फेज में क्या होता है, अगर आप इस फेज को ध्यान से देखोगे तो यहां पर ना आपको एक चीज देखने को मिलेगी। यहां पर 0 से 5 डेज में आप देखोगे जो लेवल ऑफ योर प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, देखो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये बहुत लो देखने को मिल रहा है, बहुत मिनिमम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज
इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से पिछली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर की होगी ना, जहां पर एक ओवम रिलीज हुआ होगा। अब वो ओवम जो है वो फर्टिलाइजेशन का वेट कर रहा था, राइट। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो फिर थिक एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है ना, बिकॉज यहाँ पर कोई ब्लास्टोसिस्ट आके डिपॉजिट तो होगा नहीं, इम्प्लांटेशन तो अगर होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, आप देखोगे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट कर जाता है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फर्दर डीजेनरेट हो जाएगा। अब आपको पता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन क्या था, प्रोजेस्टेरॉन था, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता था, राइट। और वही हार्मोन जो था एंडोमेट्रियल लाइनिंग को भी मेंटेन करके रखता था थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। बट प्रेगनेंसी तो हुई नहीं ना, यहां पर क्या हुआ, आपने देखा कॉर्पस ल्यूटियम ही डीजेनरेट करने लगा। अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करने लगेगा तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन कर जाएगा। सो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो कि आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके रखता था वही यहां पर लो या मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या एंडोमेट्रियल लाइनिंग सस्टेन रह सकती है? नहीं। इसका मतलब क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो यहां पर ब्रेक करने लगेगी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन वुड बी, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ऐसे ब्रेक करेगी, और जब वो ब्रेक करती है ना तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के नीचे प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर कर जाएंगी। तो क्या होने वाला है, देखो एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहां पर ब्रेक हो गई, स्लग ऑफ हो रही है, और साथ ही साथ जो नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो भी ब्रेक हो रही हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो बेसिकली ब्लीड करने लगेगी, बिकॉज ब्लड डेफिनेटली, क्योंकि अगर ब्लड वेसल रप्चर हो रही है तो ब्लड जो है वो रिलीज होने वाला है। तो आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकेज होने वाला है, एंड ऑल दिस इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ट्रिगर करेगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ब्रेकडाउन को एंड द रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड बिगिनिंग होती है फर्स्ट फेज की। तो 0 से 5th डे तक आप देखोगे वो यूट्राइन ब्लीडिंग अकर करती रहती है, और उस यूट्राइन ब्लीडिंग को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ओके, सो इसीलिए इसका नाम मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल फेज बुलाया गया। ठीक है, तो देखते हैं पहले फेज को, विच इज द मेंस्ट्रुअल फेज। एज आई टोल्ड यू, इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 to 5 डेज तक लास्ट करता है। सो हमने मैक्सिमम 5 डेज ले रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर आपको एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो ब्रेक करती हुई नजर आएगी, और ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू द लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। ठीक है, और जैसे कि पता है आपको, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी रप्चर करेंगी, तो आप देखोगे यूट्राइन ब्लीडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, और ये जो यूट्राइन ब्लीडिंग है दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इट इज गोइंग टू अकर। अब देखो ये जो ब्लीडिंग है, इसमें जो ब्लड रिलीज हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। तो देखो इसमें ऑब्वियसली ब्लीडिंग में ऑब्वियसली ब्लड तो होने ही वाला होगा, तो यहाँ पर ब्लड तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। ब्लड तो गया ही गया, साथ ही साथ एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी स्लग ऑफ हुई ना, तो एंडोमेट्रियल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर आपको एंडोमेट्रियल सेल्स भी स्लग ऑफ करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर एक म्यूकस भी, म्यूकस भी बाहर रिलीज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, एंड लास्टली आपको इवन क्या एक और चीज रिलीज होती हुई नजर आएगी, ऑब्वियसली योर अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जो कि रिलीज हुआ था बट फर्टिलाइज नहीं हुआ, राइट। इसीलिए तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फर्दर मेंटेन नहीं रहा, वो डीजेनरेट कर गया, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम हुआ और यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड ovum will also be released out in the form of menstrual flow। ठीक है, तो menstrual flow में ब्लड, एंडोमेट्रियल सेल्स, म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सभी बाहर रिलीज हो जाता है, एंड these all come out through the vaginal canal or the vagina। ठीक है, so I hope ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ठीक है, अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन क्यों अकर करी। मैंने आपको बता ही दिया, इसका सोल रीजन यही है कि जो रिलीज ओवम था, जो कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, वो फर्टिलाइज नहीं हो सका। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो सका तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा, एंड योर यूट्राइन लाइनिंग विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो ब्रेक कर जाएगी। सो ऑल दिस इज अकरिंग ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल। तो इस बात को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लो जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, दिस इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस मेंस्ट्रुअल फेज और द मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर ये जो लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, तो ये लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या करने वाला है, तो देखो यहाँ पर हमने देखा ना ये लो प्रोजेस्टेरॉन, तो हमने देखा ना यहाँ पर लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है ना बच्चों ऑफ दी ओवेरियन हार्मोन, ये क्या करने वाला है, ये जाके स्टिमुलेट करेगा आपके
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, और ये स्टिमुलेट करेगा द प्रोडक्शन ऑफ LH एंड FSH। बट जो डोमिनेंट आपको हार्मोन यहां पर सिक्रेटेड नजर आएगा वुड बी FSH। तो बेसिकली आपको यहां पर दो हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। ये जो ऊपर वाला हार्मोन का लेवल जा रहा है, दिस इज ऑफ द FSH, और ये जो नीचे वाला है, दिस इज ऑफ द LH। तो यहां पर मैं मेंशन कर दूं, दिस इज द LH एंड दिस इज FSH। तो देखो FSH का लेवल जो है वो LH से यहां पर ज्यादा है, ओके, ओवर हियर। तो कैन यू सी, ये FSH का लेवल ज्यादा है, LH कम है, ठीक है। तो इनिशियली FSH ज्यादा बनेगा बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब FSH का रोल हमने देखा था व्हेन वी वर स्टडीइंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। आपको याद होगा ना, नाम ही है इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करने वाला है, फॉलिकल के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा इनसाइड द ओवरी। तो ओवरी में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो देखो ओवरी में ये प्रेजेंट इमेच्योर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराएगा इनटू प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल में, राइट। तो यहां क्या होने वाला है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस FSH आप देखोगे डेवलपमेंट नजर आने वाला है ऑफ द डिफरेंट ओवेरियन फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसीलिए जो हमारी फेज आने वाली है आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज वुड बी द फॉलिकुलर फेज। तो यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट फेज जो हमको देखने को मिलेगी, दैट वुड बी कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। तो यहां क्या होने वाला है फॉलिकुलर फेज में, देखो जैसे कि बोला मैंने, लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया फॉर प्रोड्यूसिंग FSH। FSH लेवल जो है वो यहाँ पर देखो हाई देखने को मिल ही रहा है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर सेपरेट कलर से कर लेते हैं। सो दिस इज दी FSH लेवल, ठीक है। FSH लेवल हाई है, वो स्टिमुलेट कर रहा है आपके डिफरेंट फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को। सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी कैरीड आउट बाय FSH। और आप देखोगे यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, आपके मैच्योर फॉलिकल का, विच इज दी ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, विच इज रेडी फॉर ओव्यूलेशन। हाँ, सो ये ग्राफियन फॉलिकल यहां पर रिलीज हुआ। अब देखो बच्चों, जब भी हमने, याद कीजिए मैंने आपको बढ़ाया था ना ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, तो मैंने आपको बोला था जब भी फॉलिकल्स डेवलप होते हैं ना, दे आर सराउंडेड, जो भी oocytes है ना, oocytes आर सराउंडेड बाय सम ग्रैन्युलोसा सेल्स। और वो जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, दे वर सिक्रीटिंग द फ्लूइड जिसके पास एस्ट्रोजन प्रेजेंट है। तो जो फ्लूइड सिक्रीट होता है ना इन द एंट्रम, जो कि आपके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल में भी देखने को मिलता है, वहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच वाज कॉल्ड द लिकर फॉलिकुलाई, उसमें एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होता है। सो एस्ट्रोजन का लेवल ना, जैसे जैसे फॉलिकल्स में आप देखोगे, ग्रोइंग फॉलिकल्स में नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलेंगे और मैक्सिमम एस्ट्रोजन लेवल भी देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल ना आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। देखो इस तरीके से ये बढ़ रहा है ना। तो ये जो इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल है, दिस इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। अब देखो इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये हार्मोन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हार्मोन वो हार्मोन है जो कि आपकी ब्रोकन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को रिपेयर करवाता है, उसकी वापस से थिकनिंग करवाना स्टार्ट करता है। तो जो रिपेरेशन की प्रोसेस है ना अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एस्ट्रोजन लेवल, आप देखोगे वो बिगिन कर जाएगी। तो आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक ऑफ हुई थी ना यहाँ पर, वो वापस से रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी। एंड दिस फेज लास्ट फॉर फ्रॉम द 6th until the 13th day of the ideal menstrual cycle we are talking, right? So यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल is going to do this particular function। तो देखो यहाँ पर आपने देखा एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में आपकी जो ब्रोकन एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी वो वापस से प्रोलिफरेट करने लगी, वापस से रैपिडली डिवाइड करके अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने लगी। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द यूट्राइन लाइनिंग। तो बेसिकली यूट्राइन लाइनिंग रीएस्टैब्लिश हो रही है, दैट मींस इट इज अंडरगोइंग प्रोलिफरेशन, हेंस वी कॉल इट द प्रोलिफरेटिव फेज। और ये सब क्यों हुआ? बाय द हार्मोन व्हिच वाज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल्स, हेंस, और वो फॉलिकल्स हुए डेवलप अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हेंस ओवेरियन चेंजेस के टर्म्स में अगर हम बात करें, द फेज वुड बी कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। वाइल जो चेंजेस आपको फॉलिकुलर फेज में देखने को मिले इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग वुड बी द रीएस्टैब्लिशमेंट और द प्रोलिफरेशन, हेंस इस फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बुलाते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट जो चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे इन द फॉलिकुलर फेज। सो फॉलिकुलर फेज में जैसा कि मैंने बोला, ओवरी के अंदर प्रेजेंट जो सेवरल थाउजेंड आपको इमेच्योर ओवा देखने को मिलेंगे, उनमें से एक
मेच्योर करके ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH. So 1 out of the several thousand immature ova grows into a mature graphene follicle under the effect of FSH released by the anterior pituitary. ठीक है, so this is all under the effect of FSH. इतनी बात क्लियर? ठीक है. अब देखो डेवलपिंग फॉलिकल्स FSH के कंट्रोल में ये जो फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं इनको सराउंड कर रहे ग्रैन्युलोसा सेल्स वुड बी सिक्रीटिंग estrogen. So developing follicles secrete estrogen which help in the repairing the endometrial lining. So it helps in repairing the endometrial lining. That means endometrial lining जो है वो proliferate कर रही है. Hence this phase is also called proliferative फेज. ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बुलाते हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. आई होप ये प्रोलिफरेटिव फेज है या फिर फॉलिकुलर फेज है उसके जितने भी चेंजेस हैं वो आपको समझ आ गए होंगे. तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिले फ्रॉम द 6th until the 13th day. फाइन, सो दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट द प्रोलिफरेटिव फेज. नाउ वी विल सी सर्टेन चेंजेस. देखो बच्चों, मैंने आपको बोला प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा. और ये जो एस्ट्रोजन लेवल है ना, आप देखोगे ओव्यूलेटरी फेज से, यानी कि आपको पता है ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पे आकर करता है. तो ओव्यूलेशन से लगभग 2 से 3 दिन पहले तक ये अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका होता है. कौन? एस्ट्रोजन. ठीक है, रिमेंबर, तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो यहां पर इंक्रीज्ड है, बहुत हाई है, राइट, 2 to 3 days बिफोर योर ओव्यूलेशन अकर्स. ओके, अब ये जो हाई एस्ट्रोजन लेवल है ये क्या करेगा? ये हाई एस्ट्रोजन लेवल जाके आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि भाई FSH का प्रोडक्शन कम कर दो और किसका प्रोडक्शन करा दो? ऑब्वियसली LH का प्रोडक्शन बढ़ा दो. क्योंकि देखो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गया है ना, अब ओव्यूलेशन करवाना है तो बाकी के फॉलिकल, अब हमने एक मैच्योर फॉलिकल तो हमको मिल गया ना, तो बाकी की फॉलिकल्स को मैच्योर करा के करना क्या है? तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब भी ग्राफिन फॉलिकल डेवलप होगा उस समय हाईएस्ट एस्ट्रोजन लेवल होगा. ये हाईएस्ट एस्ट्रोजन लेवल सिग्नल भेजेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को. तो ये क्या करने वाला है? दिस इज गोइंग टू सेंड अ सिग्नल टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज मोर LH. तो LH का सिक्रीशन बढ़ाने का ये सिग्नल भेजेगा. LH का सिक्रीशन जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो सडनली क्या होगा, LH ये जा रहा था, दिस वॉज द LH लेवल. सो इसको मैं यहां पर ऐसे रेड कलर से करता हूं, ये LH का लेवल था. आप देखोगे ये LH ना ऑल ऑफ अ सडन जब एस्ट्रोजन लेवल हाई है ये एकदम से अराउंड 6 to 10 फोल्ड्स इंक्रीज कर जाता है. दैट मीन्स देखो अभी तक ये लेवल बहुत कम था. FSH was high until the follicles were developing into the graphene follicle. But all of a sudden जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल हाई हुआ, you will see LH का secretion would be stimulated to be increased many folds around. आप कह सकते हो ये 6 to 10 times इंक्रीज हो जाएगा. और इसी को हम LH सर्ज बुलाते हैं. जैसे हम क्या बुलाते हैं? LH सर्ज, यानी कि एकदम से आपको ना एक ह्यूज वेव देखने को मिलेगी ऑफ दी LH. ऐसा नहीं है कि FSH की FSH भी ग्रो नहीं करेगा, FSH भी यहाँ पर बढ़ेगा, बट उसकी ग्रोथ कम है देखो कंपैरेटिव टू द LH. तो इसकी ग्रोथ जो होगी वो आपको ओनली 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिलेगी बिफोर द ओव्यूलेशन. बट आप देखोगे ओव्यूलेशन से पहले जो LH का लेवल है दैट हैज इंक्रीज्ड 6 to 10 टाइम्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में है. एंड दिस हाई LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन ऑफ दिस ग्राफिन फॉलिकल. मतलब जो सेकेंडरी oocyte का रिलीज है फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल उसको ये स्टिमुलेट कराता है. और तब ऑब्वियसली फॉर्मेशन होने वाला है आपके कॉर्पस ल्यूटियम का, जैसे कि ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करने वाला है. तो नेक्स्ट फेज जो हमारा आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द ओव्यूलेटरी फेज. तो ओव्यूलेटरी फेज की बात करते हैं बच्चों. तो ओव्यूलेटरी फेज में मैंने आपको बोला जैसे ये हाई एस्ट्रोजन लेवल है, उसने सिग्नल भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को और उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने जो है सिक्रीशन ऑफ LH को इंक्रीज कर दिया. सो इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ LH. अब ये जो LH का लेवल सडनली इंक्रीज हुआ है, दिस इंक्रीज्ड LH लेवल स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन प्रोसेस. तो ये क्या करने वाला है? हाई LH लेवल करवाएगा ब्रेक डाउन या फिर आप कह सकते हो रप्चरिंग ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल टू रिलीज दिस सेकेंडरी oocyte. तो ये आपका सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाएगा. और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जो अभी आपको जस्ट ओव्यूलेशन के बाद देखने को मिला, इसे हम कॉर्पस हेमोराजिकम बुलाते हैं. इसको इतना इंपॉर्टेंस आपको नहीं देना है. सो LH स्टिमुलेट्स
ओव्यूलेशन। इतनी बात क्लियर। अब देखो ड्यूरिंग दिस फेज आप देखोगे इस ओव्यूलेशन के टाइम पे, लगभग ये 14th डे की बात हो रही है ना, दिस 14th डे, ओके, यहाँ पे मिड लाइन जो आपको देखने को मिल रही है। सो आप देखोगे ड्यूरिंग दिस फेज LH लेवल इज मैक्सिमम एंड इसी को हम LH सर्ज बुलाते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस, वेरी क्लियर। तो देखो ओव्यूलेटरी फेज आपको समझ में आ गया होगा। ओव्यूलेटरी फेज लास्ट फॉर ओनली 1 डे, दैट इज द 14th डे, रिमेंबर, इन केस ऑफ द आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज देखने को मिली, चलो ओव्यूलेशन भी हो गया, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया ना, और यहां पर आप देख रहे थे अभी तक एस्ट्रोजन लेवल जो था वो हाई था। तो देखो इनिशियली अगर आप देखोगे ओव्यूलेशन से पहले आपको एस्ट्रोजन लेवल जो है वो प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, प्रोमिनेंटली या डोमिनेंट नजर आ रहा है आप कह सकते हो। वाइल आप देखोगे जैसे जैसे ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया ना, वंस इट इज रिलीज्ड, आप देखोगे जो रिमेनिंग सेल्स है, जो रिमेनिंग सेल्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल व्हिच वर द ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड द थीका सेल्स, वो क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने लगेंगे। आप देखोगे चेंजेस इन द ओवरी वुड बी द कन्वर्जन ऑफ द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम व्हिच इज द येलो बॉडी, राइट। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करने वाला है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, और प्रोजेस्टेरॉन आपको इवन में पता चलेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम आगे ना बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ओके, बाय मेंटेनिंग द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ओके। बट आप देखोगे कॉर्पस ल्यूटियम का एक और फंक्शन है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, और प्रेगनेंसी खत्म होने के टाइम पे यानी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ये एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट कराता है, जिसका हम आगे भी फंक्शन देखेंगे। बट अभी इतना समझो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर रहा है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये स्टार्ट करेगा सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द मेंटेनिंग ऑफ या मेंटेनेंस ऑफ योर यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ताकि यहाँ पर ये और भी ज्यादा डेवलप हो सके, और ज्यादा ग्लैंडुलर हो सके, और यहाँ पर implantation of the blastocyst occur कर सके। So जो next phase हमको देखने को मिलेगी after the ovulatory phase would be your the luteal phase। तो luteal phase देखते हैं बच्चों। अब ये जो ल्यूटियल फेज है ना, ये नाम आता है फ्रॉम द वर्ड ल्यूटियम इटसेल्फ। बेसिकली इसको नाम ल्यूटियल फेज इसलिए बुलाया है बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन और मेंटेनेंस आपको इसी फेज में देखने को मिलता है। तो वंस ओव्यूलेशन आकर कर गया, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फर्स्ट वीक यानी कि 7 डेज तक ग्रो करता है, और 7 डेज के बाद वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ देखो, सेल्स ऑफ द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फॉर्म करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे कि आपको पता ही है पहले से, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर 7 डेज स्टार्ट सिक्रीटिंग द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जैसा कि पता है प्रेगनेंसी मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग, ओके, विच इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो क्या होगा देखो, जैसे जैसे आपका कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही सिक्रीट करता है, ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इज क्वाइट हायर। इसीलिए आप देखोगे जो सडनली इनिशियली आपको ओव्यूलेशन से पहले डोमिनेंट हार्मोन एस्ट्रोजन देखने को मिल रहा था, अब आपको यहां पर पोस्ट ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो हाई मेंटेन्ड नजर आएगा थ्रू आउट। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल सडनली इंक्रीज कर रहा है बिकॉज मोर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स आर सिक्रीटेड। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल इस तरीके से हाई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल यहां बढ़ने लगा है। दैट मींस प्रोजेस्टेरॉन के केस में आपको पता है ये आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग को फर्दर डेवलप कराता है, तो ये इसकी फर्दर थिकनिंग करवाएगा। तो पोस्ट ओव्यूलेशन जो थिकनिंग है ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इट इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द प्रोजेस्टेरॉन। प्री ओव्यूलेशन या फिर आप कह सकते हो प्रोलिफरेटिव फेज में इट वाज अंडर द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि रेपरेशन करवा रहा था। फर्दर थिकनिंग एंड फर्दर आप देखोगे इनका आप देखोगे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो थिक होने के साथ साथ ग्लैंडुलर भी हो जाएगी, उसमें ऐसे आपको पिट्स फॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और इन पिट्स को लाइन करने वाले जो सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी ग्लैंडुलर, और इसीलिए ये सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ग्लैंडुलर है तो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे, और सिक्रीशन प्रोड्यूस होगा तो वो जो सिक्रीशन है ना दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द यूट्राइन मिल्क, जो कि नरिशमेंट देता है टू द ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो बेसिकली यहां पर ये ग्लैंडुलर भी हो जाएगी एंड हेंस इट विल बी सिक्रीटरी। इसीलिए जो ल्यूटियल फेज है उसके हम सिक्रीटरी फेज भी बुलाते हैं बिकॉज जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इट बिकम्स सिक्रीटरी ऑल्सो। ठीक है, ओके, तो ये जितने भी चेंजेस आपको देखने को मिले वो आकर करेंगे
पोस्ट ओव्यूलेशन, ठीक है, इसीलिए दे ऑल कम अंडर द ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज का जो ड्यूरेशन है इट इज क्वाइट कांस्टेंट, ये लगभग 14 दिन का ही होता है इन केस ऑफ एवरी फीमेल साइकिल, ओके, और द फीमेल सेक्सुअल साइकिल। तो उसमें आप देखोगे यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बोला प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो थिक हो जाएगी एंड इट बिकम्स ग्लैंडुलर, और अगर ये ग्लैंडुलर हो जाएगी दैट मींस इट इज बिकमिंग सिक्रीटरी, और ये सिक्रीटरी अगर हो जाएगी, इसीलिए आपकी यूट्राइन वॉल में हो रहे चेंजेस की वजह से इसको हम सिक्रीटरी फेज भी बुलाते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रीटरी फेज, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। ओके, अब देखो ये प्रोजेस्टेरॉन जब जब अपना लेवल हाई रखेगा, देखो इनिशियली इस टाइम पर आपने देखा था ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो ये जो सेकेंडरी oocyte है अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, दैट मींस अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली द प्रेगनेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड, राइट, आपकी यूट्राइन वॉल है उसको और थिक होना है, तो फॉर दैट पर्पस आप देखोगे प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज गोइंग टू रिमेन हाई। बट इन केस इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ओव्यूलेशन के बाद निकला सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ बाय द स्पर्म, ओके, तो क्या होगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो वेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट करने लगेगा, जिसकी वजह से डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो है अपना प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम कर देगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा तो आप देखोगे एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि मेंटेन रहती थी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, अब क्योंकि लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी, अगर सस्टेन नहीं कर पाएगी तो वो शेड ऑफ होने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसका मतलब ये साइकिल वापस से 28 डे के बाद वापस मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज से, और आप देखोगे अगेन वही साइकिल रिपीट करने वाली है मेंस्ट्रुअल फ्लो की। तो इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अदरवाइज इफ फर्टिलाइजेशन वुड हैव अकर्ड तो ये लेवल मेंटेन रहता हाई। ओके, सी कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में एक चीज बता दूं, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम आपको देखने को मिलता है, दिस कॉर्पस ल्यूटियम, इसका जो नॉर्मल पीरियड है या इसका नॉर्मल लाइफ स्पैन है दैट इज ऑफ 2 वीक्स, ओके, क्योंकि जो ल्यूटियल फेज है वो लाए ही करता है या फिर पूरा का पूरा एक्सटेंड ही करता है 2 वीक्स के लिए, तो 2 वीक्स तक ही ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो नेचुरली परसिस्ट कर सकता है। लेटर ऑन इसको परसिस्ट नहीं करवाया जा सकता, तो मान लो इस दौरान फर्टिलाइजेशन अकर कर गया तो आगे के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे भी तो आपको प्रोजेस्टेरॉन की रिक्वायरमेंट होगी ना टू मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजनरेट कर जाने वाला है, बट देयर इज गोइंग टू बी, या फिर डीजनरेट नहीं होगा बल्कि उसको डीजनरेट करने से रोकने का काम जो है वो एक पर्टिकुलर हार्मोन करता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो सिक्रीट करेगा, या बेसिकली जो डेवलपिंग एम्ब्रायो का आपको कोरियन है वो रिलीज करता हुआ नजर आएगा, विच इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, एंड दैट पर्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin. That particular hormone is going to secrete or it is going to act like the LH hormone, और वो particular hormone जो है वो हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन करके रखता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो मेंटेन रहता है बाय दी LH इनिशियली, बट अगर वो फर्दर प्रेगनेंसी पीरियड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पर हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड बाय HCG विच इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्लेसेंटा सिक्रीट करता है ऑफ द एम्ब्रायो। सो इस तरीके से इट मेंटेन्स, और जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई चलता है ना तो ये फर्दर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। क्यों, देखो प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन है मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार है फीमेल की बॉडी, तो इस टाइम पे मतलब हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओवम प्रेजेंट है, राइट। अब अगर फर्टिलाइज्ड ओवम प्रेजेंट है तो क्या रिक्वायरमेंट है किसी ओवरी फॉलिकल की टू डेवलप इनटू अनदर ग्राफिन फॉलिकल, नहीं ना, तो उस टाइम पे ग्राफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी डेवलपिंग वन फीटस इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो जिस टाइम तक प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई मेंटेन रहेगा ये एक नेगेटिव सिग्नल भेजता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को टू स्टॉप सिक्रीटिंग द FSH, तो इसलिए FSH लेवल आपको लो देखने को मिलेगा। और अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, तो अगेन वो सिग्नल जाएगा FSH के सिक्रीशन को फॉर दी एंटीरियर पिट्यूटरी, जिससे कि अगेन फॉलिकल्स डेवलप करके अनदर नेक्स्ट साइकिल में एक और ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर कराएंगे टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte एंड फर्टिलाइजेशन का वेट करेंगे। तो इस तरीके से एवरी मंथ एक जो फीमेल है उसकी बॉडी प्रिपेयर करती है फॉर दी फर्टिलाइजेशन टू अकर एंड दी एंटीसिपेटेड प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑल्सो इनहिबिट्स फर्दर फॉलिकुलर मैचुरेशन बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ FSH। सो बाय इनहिबिटिंग
FSH, ठीक है। सो आई होप द वेरियस फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी क्लियर। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसकी बहुत सारे जो फेजेस में हो रहे चेंजेस हैं उनको आपको अच्छे से समझना है, डिफरेंट हार्मोन के रोल्स को समझना है और ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट फेजेस भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में इनसे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छे से इनको समझते हो ना, आई एम श्योर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे मिस हो जाए। सो आई होप ऑल द फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर क्लियर एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे आपको पता ही है, लर्नो हब के आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हो। सो अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नाउ विल बी क्विकली समराइजिंग द रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स इन केस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं द रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसमें सबसे पहला आपको रोल देखने को मिलेगा ऑफ द FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज द नेम सजेस्ट ये आपके ओवरी के अंदर इमेच्योर ओवा का मैच्योरेशन करवाएगा इनटू द ग्राफिन फॉलिकल, सो इट कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो आपको पता है ना कैसे डेवलपमेंट होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होगा आपके प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी फाइनली फॉर्म करता है द ग्राफिन फॉलिकल विच इज द मैच्योर फॉलिकल, जिसमें आपको ह्यूज एंट्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इनडायरेक्टली। कैसे भाई, आपको पता है जो आपका FSH है वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करा रहा है। फॉलिकल के डेवलपमेंट में आप देखते हो ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और ग्रैन्युलोसा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो FSH के इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से ही है। तो आपको पता है एस्ट्रोजन इज दैट हार्मोन जो कि रेपरेशन करवाता है आपकी यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है। ओके, बात करते हैं हमारे सेकंड हार्मोन की, जो सेकंड गोनाडोट्रोफिन रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बात करते हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन की बच्चों। जैसा कि आपको पता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू ओव्यूलेशन। तो इसका सडन जो आपको राइज देखने को मिलता था ना अराउंड 6 to 10 folds बिफोर द ओव्यूलेशन, that was responsible for causing the release of secondary oocyte from the graphene follicle which is ovulation itself। तो ovulation करवाने में सबसे important role है luteinizing hormone का। इसका आपको एक LH surge देखने को मिलता था right before the ovulation, isn't it? And अगर आप देखोगे ये कॉज करवाता है डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। तो जब एक ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो जो रिमेनिंग ग्रैन्युलोसा एंड थीका सेल्स हैं उनसे ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करवाता है। बेसिकली उन सेल्स को ये ल्यूटीन सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। ल्यूटीन वर्ड का मतलब ही होता है येलो। तो बेसिकली ये येलोइंग करवा देता है उन सेल्स की। क्यों येलोइंग हो जाती है बेसिकली उन सेल्स की? बिकॉज उनके अंदर आपको कुछ लिपिड्स के ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट होते हुए नजर आएंगे। वो जो लिपिड ग्रैन्यूल्स का एक्यूमुलेशन है विद इन दो सेल्स ऑफ द थीका सेल्स एज वेल एज इन दी ग्रैन्युलोसा सेल्स, तो वो बेसिकली उनकी येलोइंग कॉज करवा देते हैं एंड हेंस द बॉडी और द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड ऑफ द येलो सेल्स वुड बी कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? ये कॉर्पस ल्यूटियम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और ये एस्ट्रोजन भी फॉर्म करता है बट द प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज much higher than that of the estrogen formed by the corpus luteum. So progesterone is going to be secreted in the high amount. और प्रोजेस्टेरॉन क्यों रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी को जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल चाहिए दैट कम्स फ्रॉम द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो इतनी बातें भी आपको क्लियर रखनी है। बट याद रखिएगा जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है ना उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी LH जो है वो मेंटेन करके नहीं रह सकता है। एक और पर्टिकुलर हार्मोन है जो कि ह्यूमन का प्लेसेंटा सिक्रीट करता है विच इज द HCG, जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। वो जो पर्टिकुलर हार्मोन है ना बच्चों, वो पर्टिकुलर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन लेवल को सिक्रीट कराता है। उसका फंक्शन जस्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ द LH, बट यहां पर उसका कोई रोल नहीं है बिकॉज ये प्रेगनेंसी की टाइम की बात है। हम यहां पर सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में आकर करती है। सो रिमेंबर कुछ दिनों तक लगभग 2 वीक्स जो कि कॉर्पस ल्यूटियम की जो एक आप कह सकते हो लाइफ स्पैन है वो 2 वीक्स तक का होता है। तो उन 2 वीक्स तक आप देखोगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वाइल अगर प्रेगनेंसी अकर हो जाती है तो आप देखोगे उन 2 वीक्स के पीरियड के बाद आपके कॉर्पस ल्यूटियम को डिसइंटीग्रेट करने से, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल को वापस मेंटेन करने के लिए या फिर उसको उसके लेवल कम ना होने के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो कि HCG है और वो रिलीज होता है फ्रॉम दी ह्यूमन प्लेसेंटा। वो रिलीज होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल को
थ्रू आउट मेंटेन करवाता है, तो उसका फंक्शन बेसिकली सिमिलर है टू दैट ऑफ द एलएच। सो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी रिगार्डिंग द रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। बात करते हैं द रोल्स ऑफ हार्मोन्स जो कि आपके ओवरी सीक्रेट करती है। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स, जिसमें सबसे पहले वी हैव द एस्ट्रोजन, जो कि किसके इफेक्ट में सीक्रेट होता है, एफएसएच के। तो एस्ट्रोजन जो है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, ये रिपेयर करता है आपकी ब्रोकन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, दैट इज इट रिपेयर्स द यूट्राइन वॉल। सेकेंडली, इसका जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि मैंने बताया था, एस्ट्रोजन का हाई लेवल जो है वो क्या करता था, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता था टू रिलीज द एलएच। तो ये आपके एलएच के लेवल को बढ़ाता है, और एलएच का जब हाई लेवल पहुंच जाता है, दैट मींस 6 to 10 टाइम्स, वो एलएच सर्ज कहलाता है, और एलएच सर्ज जो है वो ओव्यूलेशन कॉज करवाता था। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद आप देखते हो जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करते हैं, जो कि सिक्रीट करते हैं अनदर ओवेरियन हार्मोन कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, ये इनहिबिट करता है आपके एफएसएच को, ठीक है। और अगर ये एफएसएच को इनहिबिट कर रहा है, दैट मींस ये स्टॉप कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ फर्दर फॉलिकल्स, ठीक है। दैट मींस देखिए यहां पर प्रोजेस्टेरॉन कब फॉर्म हुआ, जब ओव्यूलेशन अकर कर गया, मतलब अभी सेकेंडरी oocyte जो है इट इज वेटिंग फॉर द स्पर्म टू फर्टिलाइज इट। तो तब तक कोई और आप कह सकते हो फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट ना हो, ताकि आप देखो मल्टीपल फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है दैट इज गोइंग टू स्टॉप the further development of other follicles by inhibiting the secretion of FSH. ये important function है regarding the progesterone. Another important function of progesterone is that it causes the development of uterine lining. तो ये uterine lining को अच्छे से prepare कर लेता है before implantation, क्योंकि implantation के टाइम पे आपको पता है जो blastocyst है वो जाके एम्बेड हो जाता है इन दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को हैज टू बी दैट मच थिक, वो इतनी थिक होनी चाहिए और साथ ही साथ ग्लैंडुलर होनी चाहिए, ओके, सिक्रीटरी होनी चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस आप देखते हो जो डेवलपमेंट है आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग का पोस्ट ओव्यूलेशन, दैट इज गोइंग टू बी कैरीड आउट बाय दिस प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को, दैट मींस मेंटेनेंस ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करता है और इम्प्लांटेशन तक उसको प्रॉपरली अच्छे से बना के रखता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। सो आई होप द रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एमेनोरिया। अब एमेनोरिया, देखो बच्चों अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म को ब्रेक करें, ए मतलब होता है विदाउट, मेनोरिया इज अ कंडीशन रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुएशन। तो देखो कभी कभी क्या होता है फीमेल्स की लाइफ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ, हाँ, तो जो उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है, द पीरियड बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज, उसमें कुछ समय के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है ना वो बेसिकली क्या हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं फॉर सम टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड के लिए आपको सस्पेंशन देखने को मिला ऑफ द फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस एंटायर फिनोमेना इज कॉल्ड एमेनोरिया। तो बेसिकली क्या होगा, द सस्पेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स in case of females is referred to as amenorrhea. I hope ये कंडीशन आपको क्लियर हुई होगी। Now बेसिकली जो एमेनोरिया की कंडीशन है ना, इट इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये प्राइमरीली आपको अकर करता हुआ नजर आएगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब एक फीटस डेवलप कर रहा है इनसाइड द मदर्स वूम, तब ओवरी जो है वो, क्योंकि आपको पता है ना प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डोमिनेंट हार्मोन है दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का भी मैंने आपको फंक्शन बताया था कि वो एफएसएच के सिक्रीशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब एफएसएच ही नहीं बनेगा तो ओवरी के अंदर कोई भी फॉलिकल जो है वो ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप नहीं होगा, तो इसका मतलब अगेन ओव्यूलेशन नहीं अकर करेगा। एंड सेकेंडली प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई मेंटेन है, इसका मतलब यहाँ पर जो यूट्राइन लाइनिंग है वो मेंटेन रहेगी, इट विल नॉट बी स्लग ऑफ। अगर वो स्लग ऑफ नहीं होगी तो वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर आएगी भी नहीं, तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं अकर करेगा, ठीक है। सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को नहीं मिलता है, एंड हेंस वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर एमेनोरिया की कंडीशन होगी ही होगी। एंड साथ ही साथ इवन प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होने के बाद, यानी कि जेस्टेशन के बाद जब पार्चुरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ, उसके कुछ समय के बाद तक, जब तक मदर जो है वो लैक्टेटिंग मदर है, दैट मीन्स वो लैक्टेशन कर रही है, तो लैक्टेशन पीरियड में भी आप देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो suspended रहती हैं। So this condition is also called lactational amenorrhea. So this is also called lactational amenorrhea. ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में भी इसका हम रोल पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन इवन अब एक चीज और, यहाँ पर एमेनोरिया की कंडीशन जैसे मैंने आपको बोला कि ये प्राइमरीली तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलेगी, बट
और ये इंडिकेटिव भी होती है प्रेगनेंसी की, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी में भी देखने को मिले। कई बारी हार्मोनल डिसबैलेंस या इम्बैलेंस के चलते आपको एमेनोरिया देखने को मिल सकता है इन सर्टेन फीमेल्स। सो इट मे ऑल्सो अकर ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी देखने को मिल सकती है। सो एमेनोरिया does not always indicate pregnant condition. It may also show some hormonal disbalance also. So I hope the condition of amenorrhea in case of females is also very clear. तो बच्चों, now it is time that I introduce you to another term जिसे हम बुलाते हैं the estrous cycle, which is quite a lot different from the menstrual cycle. तो देखो बच्चों, estrous cycle को हम डिस्कस करें उससे पहले menstrual cycle के कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिकल चेंजेस हैं आपके ओवरी और यूट्राइल लाइनिंग में, जो कि आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ दी फीमेल प्राइमेट्स, है ना। तो फीमेल प्राइमेट्स में आने वाले जितने भी आपको पता है ना, जो ऑर्डर प्राइमेट ऑफ क्लास मैमेलिया में आते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आपको ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, इन सभी में वो चेंजेस देखने को मिलते थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं इन डिटेल। बट अगर बात की जाए उन मैमल्स की जो कि प्राइमेटा में नहीं आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। सो जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स हैं, जिसमें कि एग्जांपल्स के तौर पे आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे कितने सारे एग्जांपल्स हैं, वी हैव काउ, वी हैव डॉग, कैट, हॉर्स, वुल्फ, रैट, ये सारे के सारे जो हैं दे आर ऑल दी नॉन प्राइमेट मैमल्स। तो अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर मैमल्स के फीमेल्स में, तो क्या इनमें भी वो साइक्लिकल चेंजेस अकर करेंगे? यस, डेफिनेटली अकर करते हैं, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसीलिए इस साइकिल का नाम भी हम अलग बुलाते हैं, वी कॉल इट ईस्ट्रस साइकिल। और जो वर्ड ईस्ट्रस आता है that comes from the word estrus itself, पर स्पेलिंग में ही थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर this estrus word basically indicates heat, इसका मतलब होता है heat, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला, यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा फ्रॉम दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने देखा था एवरी मंथ जो है वो फीमेल जो है प्रोड्यूस करती है ओवम को, और इट प्रिपेयर्स इट्स यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। और अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं करता था तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थी वो स्लग ऑफ हो जाती थी, वॉश अवे हो जाती थी, इजंट इट। और यहां पर वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में वो भी फ्लो आउट होती थी, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कोई भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर नहीं करेगी, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना वो स्लग ऑफ नहीं होती है, तभी तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर नहीं करेगी, फर्स्टली। सेकेंडली, जो एंडोमेट्रियम है वो यहाँ पर क्योंकि वॉश ऑफ नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय द यूट्रस वॉल। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब्ड within the uterus. This is the biggest difference between the menstrual and the estrous cycle. तो endometrium lining यहाँ पर स्लग ऑफ नहीं हो रही है, इट इज रीअब्सॉर्ब्ड। एंड सेकेंडली, यहां पर आप देखोगे क्या, यहां पर आपको कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती, विच इज प्रोमिनेंटली सीन इन द प्राइमेट्स, ठीक है। तो देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और, यहां पर फीमेल जो है ना, इट इज रिसेप्टिव टू मेल ओनली ड्यूरिंग हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन, अब देखो एस्ट्रोजन वर्ड मैंने जैसे बताया, ईस्ट्रस वर्ड का मतलब ही हीट होता है, तो एस्ट्रोजन का मतलब ही क्या होगा, हीट जनरेटिंग, राइट। तो बेसिकली हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के टाइम पे ही फीमेल जो है वो रिसेप्टिव नजर आएगी टू एक्सेप्ट द मेल, एंड उस टाइम पर वो कॉपुलेशन होता है, एंड इट डज नॉट कैरी आउट थ्रू आउट द ईयर। ये आपको डिफरेंट सीजन्स में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये साइकिल जो है क्योंकि आपको देखने को मिलेगी इन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन, तो ये जो ब्रीडर्स होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, दे आल्सो ब्रीड इन दैट स्पेसिफिक सीजन, इसीलिए सच एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड द सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू द ईस्टर साइकिल। सो आई होप ईस्टर साइकिल के बारे में जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो क्लियर हुई होगी। तो अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए आपको यहाँ पर, तो आपको याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में आकर करती है, प्राइमेट फीमेल्स में, वाइल नॉन प्राइमेट फीमेल्स में आपको ईस्टर साइकिल देखने को मिलेगी। वहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता था या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ईस्ट्रस में नहीं देखने को मिलती है। वहां एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो स्लग ऑफ हो जाती थी, और यहां पर इट इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक, ठीक है। और वहां पर आप देखते थे कि जो ब्लीडिंग है, मतलब जो फीमेल है, इट इज रिसेप्टिव फॉर द मेल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि एवरी मंथ जो है ओव्यूलेशन अकर कर रहा है, एवरी मंथ जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रिपेयर हो रही है। बट इन दिस केस एक स्पेसिफिक हीट सीजन के टाइम पे जब एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हाई होता है, वहां पर फीमेल जो है रिसेप्टिव रहेगी फॉर द मेल। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ईस्टर साइकिल। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्टर साइकिल इज आल्सो वेरी क्लियर। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज के सेशन में डील किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।